ठीक है, तो एवरीवन प्लीज पे अटेंशन यहाँ पे। तो यहाँ पे दो कंडीशन हमारे पास बाकी है, वो आज हम करें, उसके ऊपर क्वेश्चन भी मैं लेने वाली हूँ यहाँ पे। तो क्या स्टूडेंट, यहाँ पे अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आपको पता है इसके दो रूट्स हमें मिलेंगी। अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा बोले कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दोनों रूट्स है वो कोई रियल नंबर k1 एंड k2 के बीच में आने चाहिए, ठीक है, मतलब k1 k2 दो रियल नंबर आपने लिए, मतलब एक्स एक्सिस पे आपको k1 एंड k2 नंबर मिलेंगे, एंड आपको क्या बोला है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है वो k1 एंड k2 के बीच में लाई करना चाहिए, मतलब इंटरवल k1 एंड k2। अगर ऐसा लिखना चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, ओपन इंटरवल k1 एंड k2 के बीच में आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो रूट है अल्फा बीटा, अगर आप बोलना चाहे तो बोल सकते हैं, तो वो रूट ये वाले इंटरवल में चाहिए। तो क्या क्या कंडीशन फॉलो होना चाहिए, ये कंडीशन यहाँ पे मैंने लिखा है स्टूडेंट, क्योंकि पहली बात तो जो रियल रूट एग्जिस्ट होना चाहिए। तो रियल रूट आपको पता है कब एग्जिस्ट होगा, जब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका डिस्क्रीमेंट आप कैलकुलेट करेंगे तो वो आपका ग्रेटर इक्वल टू 0 तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो ये कंडीशन पहली कंडीशन होगी, ठीक है। उसके बाद ये बाकी के तीन कंडीशन कैसे आए वो मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पे कि ये कंडीशन हमें मिली कैसे। तो स्टूडेंट क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, उसके दो रूट्स है, हमें बोला है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दोनों रूट है दो रियल नंबर k1 एंड k2 के बीच में आना चाहिए। तो ये कंडीशन फॉलो होना चाहिए, पहला डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर इक्वल टू 0। और बाकी का कंडीशन कैसे आया उसके लिए आपको ग्राफ ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने a ग्रेटर देन 0 एंड डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 का ग्राफ लिया है, एज वेल एज a लेस देन 0 एंड डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0। वैसे ही आप क्या है, जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 लेंगे तो वो वाला केस भी लेंगे, वो वाले केस में आपको क्या मिलेगा, दो रियल रूट मिलेगा बट इक्वल मिलेगा, ठीक है। तो अभी दो ग्राफ मैंने बनाया है, दो आप ऑलरेडी बना सकते हो, फिर वहां से ऑब्जर्व करके हम चारों में जो कॉमन कंडीशन रहेगी वो हम लिखेंगे, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दीजिए, a ग्रेटर देन 0 है, d ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला एक्स एक्सिस को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो अल्फा बीटा रूट्स हो गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और यहाँ पे हमें बोला है k1 k2 दो रियल नंबर है, और k1 k2 के बीच में आपका क्या होना चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स आने चाहिए, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो k1 यहाँ पे कहीं पे मैंने ले लिया, k2 यहाँ पे ले लिया एक्स एक्सिस पे, ठीक है। अभी उसके करस्पॉन्डिंग एफ ऑफ k1 की बात की जाए स्टूडेंट, यहाँ पे मैं आपको दूसरा कलर यूज कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो आपका एफ ऑफ k1 क्या हो रहा है यहाँ पे, पॉजिटिव, ठीक है। स्टूडेंट समझ में आया ये वाला, यहाँ पे देखो, क्योंकि जो हमें पैराबोला मिला है बेसिकली क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो हमने लिया था ना, y इज इक्वल टू a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे y की जगह मैंने f ऑफ x भी ले सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वापस से दिखा देती हूँ, f ऑफ x इज इक्वल टू a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, आप ऐसा भी लिख सकते हो, यहाँ पे f ऑफ x की जगह हमने जब डिस्कस किया था y लिया था, ठीक है। तो ये बेसिकली क्योंकि a अगर आपका पॉजिटिव है तो आपको अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला मिल रहा है, ठीक है स्टूडेंट। तो अभी मैं क्या बोल रही हूँ, क्योंकि k1 k2 दो रियल नंबर है, एक्स एक्सिस पे आपको दिख रहे हैं, और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स है वो k1 और k2 के बीच में लाई करना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाने का ट्राई किया कि k1 k2 यहाँ पे दो रियल नंबर है, अल्फा बीटा उसके बीच में है। जो कंडीशन कैसे आए वो मैं आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पे k1 लिया है, तो उसके करस्पॉन्डिंग एफ ऑफ k1 की बात करूँ स्टूडेंट, ग्राफ से ऑब्जर्व करके बता सकते हैं कि वो पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। पहले वाला ग्राफ देखिए, तो यहाँ से आप बोल रहे हैं एफ ऑफ k1 पॉजिटिव है। यहाँ से आप k2 की बात कीजिए, आप देखिए एफ ऑफ k2, क्योंकि ग्राफ में करस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट आप देखने वाले ना, ये आपको पॉजिटिव मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, एफ ऑफ k1 भी पॉजिटिव है, एफ ऑफ k2 भी पॉजिटिव है, ठीक है स्टूडेंट। ये वाली बात समझ में आई। और अभी अगर आप a को एफ ऑफ k1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी पॉजिटिव आएगा, एग्री कर रहे हो कि नहीं, क्योंकि मैं पहले केस की बात कर रही हूँ, a ऑलरेडी पॉजिटिव है, एफ ऑफ k1 पॉजिटिव मिला, एफ ऑफ k2 पॉजिटिव मिला, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या बोल रहे हैं, यहाँ से हम बोलेंगे, यहाँ से हम यहाँ ये पहले वाले केस से तो आप बता सकते हो a इंटू ऑफ k1 आपका पॉजिटिव मिल रहा है, a इंटू एफ ऑफ k2 भी आपका पॉजिटिव मिल रहा है, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे देखिए सेकंड जो ग्राफ बनाया है, यहाँ पे हमने डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला लिए है, मतलब a लेस देन 0 है, डिस्क्रिमेंट है ग्रेटर देन 0, k1 k2 दो रियल नंबर है, उन दोनों के बीच में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट चाहिए। तो जैसे यहाँ पे दिखाया स्टूडेंट, यहाँ पे k1 है तो उसके करस्पॉन्डिंग में अगर
एफ ऑफ k1 की वैल्यू की बात करूं, वो आपको ग्राफ से ही देख के पता चल रहा है, वो नेगेटिव आ रही है यहाँ पे, एफ ऑफ k1 नेगेटिव मिल रहा है, एफ ऑफ k2 की बात कर रहे स्टूडेंट यहाँ पे, वो भी नेगेटिव मिल रहा है। लेकिन एक चीज हमें पता है, ए नेगेटिव भी है। तो अगर मैं बात करूं ए इंटू एफ ऑफ k1 की स्टूडेंट, तो दो नेगेटिव नंबर को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आंसर देगा। तो मतलब सेकेंड वाले केस में भी ये वाला आपने ऑब्जर्व किया है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट, ए इंटू एफ ऑफ k1 भी पॉजिटिव है, ए इंटू एफ ऑफ k2 भी पॉजिटिव है। वैसे ही आप डिस्क्रीमेंट इक्वल टू 0 के लिए दो ग्राफ बनाएंगे तो उसमें भी आपको ये चीज ऑब्जर्व करने को मिलेगी। इसलिए मैंने वहां पे आपको ये कंडीशन बताया, चारों ग्राफ में ऑब्जर्व करके जो कॉमन कंडीशन है वो हम लिख रहे हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट अगर आप ध्यान देंगे, जैसे दोनों ग्राफ में ही देख लीजिए, जो वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट है वो है -b/2a। तो -b/2a बेसिकली अल्फा एंड बीटा के बीच में आ रहा है। यहाँ पे भी देखिए अल्फा एंड बीटा के बीच पे, यहाँ पे आपको एक्स एक्सिस पे देखिए, यहाँ पे -b/2a आता है। ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो अगर आप ढंग से ऑब्जर्व करेंगे तो -b/2a k1 एंड k2 के बीच में भी आ रहा है। ठीक है। तो वैसे ही आप डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 वाला ग्राफ बनाएंगे, दो ग्राफ मिलेगा, ए ग्रेटर देन 0 के लिए एंड ए लेस देन 0 के लिए। तो चारों ग्राफ को ऑब्जर्व करके ये आप कंडीशन लिख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट। अगर बोल रही हूँ कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके दोनों रूट लाई करने चाहिए दो रियल नंबर k1 एंड k2 के बीच में, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है। डिस्क्रीमेंट शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 0, a इंटू एफ ऑफ k1 ग्रेटर देन 0, a इंटू एफ ऑफ k2 शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड -b/2a इज ग्रेटर देन k1 एंड लेस देन k2। मतलब बेसिकली -b/2a k1 एंड k2 के बीच में लाई कर रहा है, वो आपको ग्राफ से भी देख के पता चल जाए। ये वाली बात समझ में आ रही है स्टूडेंट? प्लीज बताइए। यस मैम। ओके स्टूडेंट, थैंक यू फॉर कंफर्मेशन। तो स्टूडेंट ये कंडीशन मैं आपके लिए लिख दिया है, लेकिन एक क्वेश्चन मैंने लिया है, मैं वो बिना कंडीशन यूज किए करने वाले। ठीक है। ये कंडीशन जिस इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन रहेगा उसमें आप अप्लाई कर सकते हो, नो डाउट यू विल गेट द करेक्ट आंसर। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि कई बार क्वेश्चन हमें ऐसा देते हैं, इसी टाइप का देंगे, बट ना हम ऑब्जर्व करके उसको दूसरे मेथड से ज्यादा जल्दी सोल्व कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे जो कंडीशन मैंने दी है वो आप कोई भी क्वेश्चन में अप्लाई कीजिए, आपको डेफिनेटली आंसर मिलेगा। लेकिन इस टाइप का होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है दो रियल नंबर k1 k2 के बीच में लाई करना चाहिए। तो ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है। ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे अभी एक क्वेश्चन मैंने लिया है, आप चाहे तो कंडीशन से लीजिए, चारों जो कंडीशन है उनका इंटरसेक्शन लेंगे तो आपका सोल्यूशन मिल जाएगा क्वेश्चन का। ठीक है। लेकिन अभी मैं ये चारों कंडीशन यूज किए बगैर भी मैं आपको सोल्व करके दिखाने वाली हूँ। ठीक है। कंडीशन यूज करके आपको सोल्व करना है, वो होमवर्क है आपके लिए, लेकिन मैं इसको दूसरा ट्रिक के सोल्व करूंगी, लेकिन क्वेश्चन उसी टाइप का है। एवरीवन रीड द क्वेश्चन। क्या दिया है, इफ द रूट्स ऑफ x स्क्वायर माइनस 2kx प्लस k स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लाई बिटवीन -2 and 4 देन द इंटरवल इन विच k लाइज इज। ठीक है। आपको चारों कंडीशन लेंगे, उनका इंटरसेक्शन निकालेंगे, तो जो आंसर आएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन मैं वो वाले कंडीशन से नहीं कर रही स्टूडेंट, इसको दूसरा ट्रिक से मैं कर रही हूँ। ठीक है। तो आपको दोनों पता होना चाहिए। अगर क्वेश्चन दिख रहा है आपको, वही है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो रूट से दो रियल नंबर के बीच में आना चाहिए, तो चारों कंडीशन फॉलो होना चाहिए। लेकिन कुछ और भी मैं यहाँ पे ऑब्जर्व कर पा रही हूँ स्टूडेंट, वो मैं आपको बताती हूँ। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर मैंने लिख लिया यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2kx प्लस k स्क्वायर -1, तो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है जेई मेंस में। तो अगर आप ध्यान देंगे, जो स्टार्टिंग के 3 टर्म है ये इक्वेशन में, देखो लेफ्ट साइड में देखिए, ये बेसिकली आपका एक परफेक्ट स्क्वायर बना रहा है। ठीक है। अगर आप ध्यान देंगे तो बेसिकली ये जो स्टार्टिंग के 3 टर्म है ये आपका कुछ नहीं, x माइनस k का होल स्क्वायर है, और उसके बाद आपको मिल रहा है -1 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट मैं ये क्यों कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ से आप करेंगे ना, देखो एक तो है आप आइडेंटिटी यूज करेंगे, आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो बेसिकली यहाँ से आप x की दो वैल्यू मिल जाएगी, मतलब आपको यहाँ से रूट्स पता चल गया। ठीक है स्टूडेंट, आपके ऊपर है, आप चाहे तो कंडीशन से सोल्व कीजिए, उसमें थोड़ा सा मुझे लगता है इंटरसेक्शन में थोड़ा टाइम जाएगा, आपका 2 मिनट लग सकता है। लेकिन अगर आपने डायरेक्टली ऑब्जर्व किया अच्छे से कि जो लेफ्ट साइड में 3 टर्म तो डायरेक्टली परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, और ये वाली जो माइनस वाली टर्म को अगर मैं राइट साइड में भेजूँ तो बहुत ईजी हो जाता है रूट्स फाइंड करना, तो रूट फाइंड ही कर लेती, ये ज्यादा ईजी है। आप दोनों मेथड से सेम आंसर लेके आएंगे। ठीक है। वो वाला आप होमवर्क में ट्राई करेंगे, लेकिन ये वाला मैं आपको दिखा देती हूँ स्टूडेंट।
यहाँ से आप चाहे तो आइडेंटिटी यूज कीजिए, नहीं तो एक काम कर सकते हैं, x माइनस के द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये वाली टर्म को उधर भेज देते हैं, इसी से भी आंसर आएगा हमारा। तो यहाँ से मिल जाएगा x माइनस के इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1। सब लोग एग्री करेंगे कि नहीं स्टूडेंट? क्योंकि x माइनस के का होल स्क्वायर 1 आ रहा है, मतलब x माइनस के या तो 1 है या माइनस 1 है। ठीक है, मैम अंडर रूट नहीं लगेगा इसके साथ? क्या लगेगा यहाँ पे प्लीज बताइए। मैम स्क्वायर रूट। अच्छा ये स्क्वायर रूट, अच्छा देखो यहाँ पे देखो x माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, अगर आप स्क्वायर रूट लेना चाहें ना ले सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली मैं क्या बता रही हूँ, अगर देखो मैं अगर ऐसा देखिए आपको क्वेश्चन, ओके यहाँ पे जो दिया ना, अगर मैंने लिखा होता है x माइनस के आपका है प्लस या माइनस 1, ठीक है, अगर मैंने बोला होता है ऐसा, तो आप स्क्वायर करते दोनों साइड में, तो आप इसका आंसर 1 ही आता ना आपको, क्योंकि नेगेटिव 1 का भी स्क्वायर लेते तो प्लस 1 आता। ठीक है, आप ऐसा लिख सकते हो, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यस मैम। तो यहाँ से मैंने यहाँ से पता चला x माइनस के की दो वैल्यू हो सकती है, प्लस 1 या माइनस 1। तो यहाँ पे स्टूडेंट मैं ये वाला पार्ट इरेज कर देती हूँ, किसी को डाउट है इसमें प्लीज बताइए। ये वाला ज्यादा इजी लग रहा है क्योंकि ऐसा ऑब्जर्व करने से हमारा क्या हो रहा है, क्वेश्चन ज्यादा जल्दी सोल्व हो रहा है। तो आपको बेसिकली एग्जाम में टाइम सेव करना है अपना, तो अगर ऐसा हो रहा है तो मैं चारों कंडीशन अलग से लेके, मतलब थोड़ा सा टाइम ज्यादा जाएगा वहां पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो कंडीशन हमेशा आप अप्लाई कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, जब आपको ऐसा दिया रहेगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही जो दोनों रूट है दो रियल नंबर के बीच में लाई करेंगे, तो वो चारों कंडीशन फॉलो होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका टाइम बचा रहा है, 1 मिनट में ही सोल्व हो जाता है स्टूडेंट यहाँ से। तो यहाँ से हमें मिल रहा है x माइनस के इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, इसका मतलब है x इज इक्वल टू के प्लस माइनस 1। ठीक है, तो मतलब बोल सकते हैं एक x की वैल्यू हो गई k प्लस 1, और दूसरी वैल्यू आपकी बताइए स्टूडेंट क्या हो गया x की वैल्यू? के माइनस 1। एक्सीलेंट एवरीवन, किसी को डाउट है प्लीज बताइए। नो मैम। अच्छा ये मतलब ये है, मतलब ये रूट्स हो गए ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, x इज इक्वल टू के प्लस 1 एंड x इज इक्वल टू के माइनस 1, ये हमारा रूट मिल गया हमें। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको अच्छे से लिख देती हूँ। ठीक है, तो अभी स्टूडेंट जो कंडीशन दिया है कि जो रूट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के -2 एंड 4 के बीच में लाई करना चाहिए, वो अभी हम लिख लेते हैं। ठीक है, -2 इज लेस देन के प्लस 1 लेस देन 4, एंड दूसरा हमारे पास हो गया -2 इज लेस देन के माइनस 1 लेस देन 4। ये वाली बात समझ में आई स्टूडेंट? मैंने क्या किया है, जो क्वेश्चन में बोला है कि जो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो दोनों रूट है वो बेसिकली -2 एंड 4 के बीच में लाई करना चाहिए। ठीक है, तो मैंने ऐसा लिख दिया है, बेसिकली दो दो इनइक्वालिटी को मैंने कंबाइन कर दिया। इसका मतलब क्या है, -2 लेस देन के प्लस 1 एंड के प्लस 1 इज लेस देन 4। ठीक है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? दो इनइक्वालिटी को एक साथ कंबाइन करके ऐसा लिख सकते हैं। अभी स्टूडेंट यस मैम। बेसिकली आपको के बारे में बात करना है, के बारे में बात करना है। तो एक काम करेंगे कि यहाँ पे k प्लस 1 दिख रहा है, यहाँ पे k माइनस 1 दिख रहा है, तो एक काम करते हैं, पहले वाले में इधर वाले में जो मैं टिक कर रही हूँ यहाँ पे मुझे k चाहिए, तो एक काम करते हैं कि इन इक्वालिटी में थ्रू आउट आप -1 ऐड कर दीजिए। ठीक है, -1 ऐड कर दीजिए, इसका मतलब है कि आप 1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, समझ में आया? यस दोनों का मैम। मीनिंग सेम है, तो मैं यहाँ पे ऊपर वाले में क्या कर देती हूँ, -2 -1 लेस देन के प्लस 1 -1 लेस देन 4 -1। रीजन क्या है, मुझे यहाँ पे सिर्फ के चाहिए, यहाँ पे के प्लस 1 आ रहा है। ठीक है, इसके लिए मैंने क्या किया, फर्स्ट जो दिख रहा था इनइक्वालिटी, वहां पे मैंने क्या किया, 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया इनइक्वालिटी में थ्रू आउट। ठीक है, ये वाला हो गया। अभी नेक्स्ट की बात करें स्टूडेंट, यहाँ पे मुझे के चाहिए, तो मैं एक काम कर सकती हूँ, +1 कर देती हूँ सब जगह। तो यहाँ पे मिला -2 + 1 लेस देन के -1 + 1 लेस देन 4 + 1। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए, क्योंकि इनइक्वालिटी में अगर आप कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करते, डिवाइड करते, मल्टीप्लाई, तो थ्रू आउट होता है यहाँ पे। ठीक है, अभी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे मिला -3 लेस देन के लेस देन 3। ठीक है, एंड दूसरी कंडीशन की बात करें तो हमें मिल रहा है -1 लेस देन के लेस देन 5। किसी को डाउट है इसमें प्लीज पूछिए। एवरीवन समझ में आ रहा है?
Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट, आपको अगर किसी को कुछ डाउट है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं या चैट सेक्शन में मैं आपका देख रही हूँ मोबाइल में, तो प्लीज बताइए अगर कुछ डाउट रहेगा। तो अभी हम क्या कर लेते हैं, इनका इंटरसेक्शन, क्योंकि ये वाला एंड ये तो इंटरसेक्शन, तो यहाँ पे एक बार हम क्या करते हैं, नंबर लाइन बना ही लेते हैं। तो पहला क्या था, ओके यहाँ पे कहीं पे -3 है, यहाँ पे कहीं पे 3 है। ठीक है, ये वाली वैल्यू इंक्लूडेड नहीं थी क्योंकि ओपन इंटरवल मतलब बेसिकली अपना लेस देन मिल रहा था, ये वाली वैल्यू भी इंक्लूडेड नहीं है। ओके स्टूडेंट वापस से दिखा देते ये वाला -3 इज लेस देन के लेस देन 3, इसका मतलब ये ओपन इंटरवल -3 से 3 हो गया। ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया। उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास क्या मिल रहा है, एक सेकेंड, ये -1 लेस देन के लेस देन 5। ठीक है, -1 एंड 5 ओपन इंटरवल -1 से 5। लेकिन पहले कौन मुझे बताएगा -1 किधर आएगा, -3 के लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, नंबर लाइन पे, एनीवन, लेफ्ट या राइट, -3 के लेफ्ट में आएगा कि राइट में -1, एनीवन, राइट में आएगा। सब लोग एग्री कर रहे हो? Yes, yes. यहाँ पे -1 है और यहाँ पे 5, वेरी गुड। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट क्योंकि अभी ओपन इंटरवल है तो यहाँ पे होलो सर्कल, यहाँ पे भी होलो सर्कल। ठीक है, ये वाला अभी इन दोनों में कॉमन पोर्शन आप ऑब्जर्व कीजिए, मैं वो उसको हाईलाइट करने वाली हूँ, वो हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा क्योंकि ये भी के की वैल्यू है, ये भी, लेकिन उन दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट हमें लेना है। तो अगर आप ध्यान देंगे, ये वाला पोर्शन दिख रहा है मुझे, देख लीजिए आप, Yes, K ma'am. बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -1 से ओपन इंटरवल 3, ये हमारा आंसर हो गया है। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए, ऐसा करने में हमें 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा जब हम प्रैक्टिस करके लिखेंगे था। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट, क्वेश्चन तो वही था कि दोनों रूट जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कोई दो रियल नंबर के बीच में आना चाहिए। तो एक तो ट्रिक था कि आप चारों कंडीशन पता है आपको, उनका इंटरसेक्शन लीजिए, जो आंसर आएगा वो आंसर हो जाएगा ये। या दूसरा जैसे हमने किया है यहाँ पे, हमने क्या किया, ऑब्जर्व करके रूट्स निकाल लिया है। ठीक है, रूट्स निकाल लिया है तो यहाँ से डायरेक्टली आपने जो वैल्यू आई रूट्स की वो -2 एंड 4 के बीच में आपने रख के के की वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है स्टूडेंट, प्लीज बताइए। या वेरी गुड, किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए। इसके साथ हमारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर हो गया है कंप्लीट। सो अगर स्टूडेंट कुछ डाउट है तो प्लीज पूछिए, फिर हम बाइनोमियल थ्योरम जो चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। लेकिन बाइनोमियल थ्योरम डायरेक्टली स्टेटमेंट देने से पहले उसमें कुछ टर्म्स का मीनिंग हमें जानना जरूरी है, जो ऑलरेडी आपने पढ़ चुके हैं, लेकिन हम एक बार रिवाइज करेंगे। ठीक है, किसी को इसमें पूछना है तो प्लीज पूछिए। स्टूडेंट सबको समझ में आ रहा है, प्लीज बताइए। Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट, कुछ डाउट रहेगा तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो, अदरवाइज यहाँ पे मैं नया जो चैप्टर है उसका नाम लिख देती हूँ। चैप्टर का नाम है बाइनोमियल थ्योरम। ओके, ये चैप्टर का नाम है, बाइनोमियल थ्योरम भी होता है लेकिन चैप्टर का नाम भी बाइनोमियल थ्योरम है। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम, दिस इज द नेम ऑफ द न्यू चैप्टर। एंड स्टूडेंट यहाँ पे जो टर्म्स है वो पहले हम जो मीनिंग, जो टर्म का मीनिंग आपको जानना जरूरी है पहले वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद बाइनोमियल थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो पहला मीनिंग जो हमें जानने की जरूरत है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन होता क्या है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन, बाइनोमियल एक्सप्रेशन। तो अभी कोई मुझे बताएगा बाइनोमियल एक्सप्रेशन से क्या समझते हैं। बाइनोमियल मतलब दो, एक्सप्रेशन मतलब आपने क्या किया है, एक्सप्रेशन जो लिखते हैं ना, जैसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं, वहां पे दो टर्म है बेसिकली। सो यहाँ पे बाइनोमियल एक्सप्रेशन, पहले हम इसके बारे में बात करेंगे क्योंकि पूरा बाइनोमियल थ्योरम बाइनोमियल एक्सप्रेशन के ऊपर ही है। ठीक है, एवरीवन कोई मुझे बताना चाहेगा बाइनोमियल एक्सप्रेशन का मीनिंग, एनीवन? ओके स्टूडेंट, कोई नहीं बता रहे, आप बताना चाहे तो बोल सकते हो, अदरवाइज मैं ही आपको बता देती हूँ। ओके, जो बाइनोमियल एक्सप्रेशन में क्या होता है स्टूडेंट, कि ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर दो टर्म आपको दिखे, जैसे मैं लिख के दिखा देती हूँ, जैसे 1/x प्लस 1/y, ये भी एक्सप्रेशन हो गया, इसके अंदर दो टर्म है। ठीक है, अब टेंशन मत लीजिए, पोलिनोमियल चैप्टर में अलग केस था। पोलिनोमियल में क्या हो रहा था, वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ले रहे थे, जो वेरिएबल था वहां पे क्या हो रहा था, उसका पावर होल नंबर होना चाहिए। लेकिन अगर हम बाइनोमियल एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं इन जनरल, तो यहाँ पे सिर्फ पता होना चाहिए जो एक्सप्रेशन है उसके अंदर दो टर्म होने चाहिए। ठीक है, ये एग्जाम्पल ले लिया, या आप चाहे तो
y³ + 2 ले लिया, तो ये भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन आपका हो गया। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे डेफिनेशन की बात करें तो ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर दो टर्म है और जो टर्म है बेसिकली प्लस या माइनस से कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर एग्जाम्पल हम वापस से लिखेंगे। यहाँ पे हम इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं स्टूडेंट। एन एक्सप्रेशन consisting of two terms connected by, ओके, दिस डेफिनेशन जो आपका एनसीईआरटी बुक में दिया वही डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखा है, कनेक्टेड बाय प्लस और माइनस साइन is called binomial expression। स्टूडेंट अभी एग्जाम्पल तो आप बता सकते हो मुझे बहुत सारा, अपनी मर्जी से आप एग्जाम्पल बना के मुझे बताइए। ठीक है, कोई एक्सप्रेशन जिसके अंदर दो टर्म है और बेसिकली जो टर्म्स है वो कनेक्ट हो रहे हैं प्लस या माइनस साइन से, तो आप बोल रहे हैं कि वो बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। तो एग्जाम्पल्स कोई मुझे बताइए, यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम, लेकिन आप एग्जाम्पल्स बताना चाहिए। यहाँ पे चैट सेक्शन में मुझे बता दीजिए, मैं देख लेती हूँ स्टूडेंट सही आंसर कर रहे हैं कि नहीं। प्लीज बताइए, यहाँ पे अपना एग्जाम्पल बना सकते हो ना आप। कोई बताना चाहेगा? ओके, कोई बता ही नहीं रहे स्टूडेंट्स यहाँ पे। आप लोग हैं ना यहाँ पे? यस मैम। ओके स्टूडेंट, आप यस मैम। ओके ठीक है, तो मैं यहाँ पे रेंडमली एग्जांपल लिखती हूँ, आप अपना ओन एग्जांपल भी बना सकते हैं। यहाँ पे एक स्टूडेंट ने हैंड भी रेज किया हुआ है, यहाँ पे प्लीज बताइए। यहाँ पे दीपिका, दीपिका प्लीज बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए आप। मैम चैट सेक्शन। ओके, चैट सेक्शन में बताए। ओके, मैं चेक कर लेती हूँ यहाँ पे, एक सेकेंड। ओके, यहाँ पे कुछ दिख ही नहीं रहा मुझे चैट सेक्शन में। ठीक है, आप चैट सेक्शन में भी अपना जो भी लग रहा है। -4। अच्छा, आपने जो लिखा है ना यहाँ पे 100 - 4 का होल स्क्वायर, आप इसको सिंपलीफाई करेंगे ना, तो बेसिकली आप जो नंबर मिल रहा है ना उसको आप सिंगल टर्म में लिख सकते हो। बेसिकली जो आपने लिखा है ना यहाँ पे, समझ में आ रहा है? आपने देखो मैंने क्या बोला है कि हाँ, आपने जो एग्जाम्पल दिया वो तो सही है, लेकिन आप उसको सोल्व करेंगे ना थोड़ा सा, क्योंकि 100 - 4 का होल स्क्वायर उसको सिंप्लीफाई करेंगे ना बेसिकली, सब ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करके, तो आपको क्या मिलेगा? एक सिंगल टर्म मिल जाएगा लास्ट में। समझ में आया आपको? अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो मैं वापस से बता देती हूँ। एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ टू टर्म, लेकिन जो दो टर्म है दोनों अलग अलग होने चाहिए। जैसे अगर सपोज यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, जैसे अगर मैंने लिख दिया 2 + 3, तो ये बाइनोमियल नहीं है स्टूडेंट, इसको आप सिंगल 5 लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आपका मोनोमियल हो गया, सिंगल टर्म। अगर मैंने 2 + 3x लिखा, इसको और फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो ये हो गया बाइनोमियल। ठीक है स्टूडेंट, कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप कोई टर्म को सिंप्लीफाई कर सकते हो फर्दर, ठीक है, अगर वो फर्दर सिंप्लीफाई हो ही नहीं सकता है और यहाँ पे दो टर्म है, तो वो आपका बाइनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है, देखो उसके बाद शालिनी ने एग्जांपल दिया 2x + 4, वेरी गुड। y - 3, ये भी एग्जांपल, वेरी गुड। x + 4, y + 6, वेरी गुड स्टूडेंट जिन लोगों ने आंसर किया है यहाँ पे। ठीक है, लेकिन याद रखना स्टूडेंट, यहाँ पे दो टर्म की बात कर रही हूँ, लेकिन वो जो दो टर्म है बेसिकली वो और फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकते। ठीक है, अगर थोड़ी फर्दर सिंप्लीफाई हो सकते हैं और आप दो का एक सिंगल टर्म बना सकते हैं, तो फिर वो बाइनोमियल नहीं होगा। समझ में आया? प्लीज बताइए। जैसे 2 + 3x और फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते आप, दो ही टर्म रहेंगी यहाँ पे। लेकिन अगर मैंने जैसे 2 + 5 लिख दिया, तो वो 7 ही हो गया, वो सिंगल टर्म बन जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली आप चाहे तो ऐसा लिख सकते हो, एन एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ टू डिसिमिलर भी लिख सकते हो, मतलब एक जैसी नहीं होनी चाहिए। ये वाली बात समझ में आई? या डिस्टिंक्ट लिखना चाहे तो वो भी लिख सकते हो आप, लेकिन ये मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि वो टर्म को फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते आप। वेरी गुड स्टूडेंट जिन लोगों ने आंसर किया है, पायल, और उसके बाद किसने आंसर किया है? मीनाक्षी ने भी आंसर किया है। मीनाक्षी, आपने उसका पावर 8 लगा दिया है। ठीक है, x² + 7 डेफिनेटली बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, लेकिन उसका पावर 8 करेंगे तो बहुत सारी टर्म बन जाएगी। समझ में आ रहा है आपको?
तो मैं सिर्फ यहाँ पे सिर्फ एक्सप्रेशन का एग्जांपल मांगा, आपने तो पूरा आज कह रहे थे बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे, डेफिनेटली जैसे आपने लिखा ना वैसे हम सोल्व करेंगे, लेकिन x² + 7 बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, ठीक है। बाइनोमियल एक्सप्रेशन का पावर n होल रेज टू पावर n, वो सब हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। किसी को डाउट रहेगा तो यहाँ पे पूछ सकते हो। शिवानी ने भी आंसर किया है, पायल ने भी, सब लोगों ने। तो यहाँ पे मैं कुछ एग्जाम्पल रेंडमली लिख रही हूँ। जैसे अगर आपने लिख दिया x+3, उसके बाद 1/x -1/y ये लिख दिया, उसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, और भी एग्जाम्पल लिखना चाहे तो y³ -x एक्सेट्रा, आप और एग्जाम्पल लिख सकते हो। ओके, किसी स्टूडेंट ने हैंड रेज किया है क्या? नहीं। किसी को डाउट रहेगा तो आप प्लीज पूछ सकते हो। आई होप इतना सबको समझ में आ गया होगा बाइनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है स्टूडेंट। तो ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर दो टर्म हो, लेकिन वो दोनों टर्म की बात करें वो डिसिमिलर होना चाहिए, उसको फर्दर आप सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो वैसे टर्म को आप क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने लिखा है कनेक्टेड बाय प्लस और माइनस साइन, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। x+3, तो ये आपके पास एक्सप्रेशन है जहाँ पे दो टर्म है और उसको फर्दर आप सिंप्लीफाई भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका बाइनोमियल एक्सप्रेशन के एग्जांपल्स हो गए, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स लिख सकते हैं स्टूडेंट। अभी जो बाइनोमियल थ्योरम जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट कुछ टर्म्स का मीनिंग आपको जानना जरूरी है, तो पहले वो डिस्कस करते, फिर हम बाइनोमियल थ्योरम का स्टेटमेंट भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अच्छा तो स्टूडेंट आई थिंक आपने ऑलरेडी बहुत पढ़ा है यहाँ पे, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज करना जरूरी है। मैं बात कर रही हूँ फैक्टोरियल नोटेशन की। आई थिंक सब लोगों ने पढ़ा हुआ है ये वाला, कैसा दिखता है वो भी बताने वाली, फैक्टोरियल नोटेशन। Yes. ये आई थिंक आपने जब भी बाइनोमियल या स्कूल में जब भी सीखा था, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, उस टाइम भी रिवाइज किया होगा। फैक्टोरियल नोटेशन की बात कर रही हूँ स्टूडेंट। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो रहा है, मैं कोई भी नेचुरल नंबर ले रही हूँ, लेट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n कोई नेचुरल नंबर है, और मैं इसका देखो ऐसा नोटेशन यूज करूँ n, और ये नोटेशन आपने इंग्लिश में देखा है एक्सक्लेमेशन मार्क जिसको आप बोलते हैं, मैथ्स में इसको फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल बोलिए या फैक्टोरियल n बोलिए, या तो ये नोटेशन और एक दूसरा ऐसा नोटेशन होता है l जैसा, ये दोनों नोटेशन यूज होते हैं, ठीक है। कैसे रीड करेंगे स्टूडेंट, n फैक्टोरियल या फैक्टोरियल n, लेकिन होता क्या है, दिस इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। समझ में आया स्टूडेंट, इसका मतलब क्या होता है, अगर आपके पास कोई n नेचुरल नंबर है, n जो लिया है वो नेचुरल नंबर है, तो n फैक्टोरियल डिफाइन होगा, और वो होता क्या, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। जैसे एग्जांपल अगर बात करें 1 फैक्टोरियल मतलब प्रोडक्ट ऑफ 1 नेचुरल नंबर मतलब 1, 2 फैक्टोरियल मतलब प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 2 नेचुरल नंबर, 1 × 2 लिखिए या 2 × 1 लिखिए, आपको आंसर मिलेगा 2, ठीक है स्टूडेंट। समझ में आ रहा है ये वाली बात? Yes, ma'am. नेक्स्ट Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट, यहाँ पे ओके यहाँ पे हमने क्या किया, एक सेकेंड। ओके हमने फैक्टोरियल नोटेशन कर लिया, और हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, एक सेकेंड यहाँ पे स्टूडेंट कुछ मिस्टेक तो नहीं हो गया वैसे, हमने बाइनोमियल थ्योरम स्टार्ट किया, ये क्वेश्चन डिस्कस किया। ओके स्टूडेंट, आई थिंक स्टूडेंट यहाँ पे एक केस मिस हो गया है जो यहाँ पे अभी मैंने मेंशन किया है, लेकिन डोंट वरी, पहले हम ये फैक्टोरियल नोटेशन कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद में वो क्वेश्चन करा देते जो मैंने लिखा हुआ है। तो बाय मिस्टेकली एक केस यहाँ पे मिस हो गया है जो यहाँ पे स्लाइड में है, वो भी मैं आपको डिस्कस कराने वाली हूँ, तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। लेकिन जो हमने फैक्टोरियल नोटेशन की बात करी है स्टूडेंट, वो पहले हम कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है ये वाली बात, बाइनोमियल थ्योरम हमने स्टार्ट किया था, बाइनोमियल एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा है, उसके बाद हमने यहाँ पे स्टार्ट किया है फैक्टोरियल नोटेशन, लेकिन यहाँ पे स्लाइड में एक्चुअली एक शायद से केस मिस हो गया मुझसे, वो भी मैं अभी डिस्कस करूंगी, लेकिन पहले इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जगह नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे पेज ऐड कर सकती हूँ, ठीक है। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे बाई मिस्टेकली पता नहीं केस रह गया है, लेकिन वो केस हम डिस्कस करेंगे। सबको समझ में आ रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे क्या किया है हमने, Yes, ma'am. फैक्टोरियल नोटेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, और अगर आपके पास कोई n नेचुरल नंबर है तो हम यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं कि n फैक्टोरियल है, वो होता क्या है, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। तो 1 फैक्टोरियल हो गया 1, 2 फैक्टोरियल हो गया 1 × 2 मतलब 2, वैसे अगर हम चाहे तो 3 फैक्टोरियल, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 1 × 2 × 3, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर लिखिए, और या 3 × 2 × 1 लिखिए, तो आंसर हमारे पास हो गया 6, ठीक है। वैसे 4 फैक्टोरियल की बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर,
ठीक है स्टूडेंट, ये वाली बात समझ में आई? ओके, मैंने एक मिस्टेक कर दिया है यहाँ पे, इंटू 4 भी आना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर। तो ये आपके पास इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 24 आ रहा है। सबको समझ में आए? वैसे ही 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल ये सब आप निकाल सकते हो। अच्छा स्टूडेंट, एक चीज यहाँ से अगर आप लिखना चाहे ऑब्जर्व करके, तो यहाँ पे हम क्या सकते हैं, एक रिमार्क लिख सकते हैं। रिमार्क में क्या लिखेंगे? रिमार्क में ये लिखेंगे, अगर आपके पास n नेचुरल नंबर है तो n फैक्टोरियल को हम n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। कैसे, वो आप ऑब्जर्व कीजिए। जैसे हम जितने एग्जाम्पल लिखे वहां पे ध्यान दीजिए। जैसे ये 4 फैक्टोरियल हमने लिखा है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ठीक है। अभी स्टूडेंट अगर आप ध्यान देंगे, ये स्टार्टिंग के 3 टर्म का मल्टीप्लीकेशन है, 1 इंटू 2 इंटू 3। इसको मैं 3 फैक्टोरियल से रिप्लेस कर सकती हूँ कि नहीं? कर सकती हूँ। और साथ में मल्टीप्लाई बाय 4। तो बेसिकली मैं कह सकती हूँ इन जनरल n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, क्योंकि वो n फैक्टोरियल में प्रोडक्ट तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर आ रहा है। आपको समझ में आ रहा है? तो अगर आपने n को एज इट इज रखा, बाकी के जितना नेचुरल नंबर है उनका प्रोडक्ट है, आप उसको बाकी सब टर्म को रिप्लेस कर सकते हैं n माइनस 1 फैक्टोरियल से। ठीक है स्टूडेंट, ये बात समझ में आई सबको? यस मैम। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको इरेज कर देती हूँ, ये वाला पार्ट इरेज किया मैंने। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे जानने की जरूरत है। ये जो मैंने यहाँ पे रिमार्क में लिखा है स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो यहाँ पे लिख दे लेट n इज इक्वल टू 1, तो क्या होगा स्टूडेंट? ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो हमें मिलेगा 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 इंटू 1 माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, इसका मतलब 1 फैक्टोरियल अभी आपने पढ़ा है 1 आता है, यहाँ पे 1 इंटू ये हो गया 0 फैक्टोरियल, 1 इंटू 0 फैक्टोरियल, ऐसा लिख देते हैं। ठीक है, समझ में आया? अच्छा स्टूडेंट, अभी आप बोलेंगे मैम आपने तो बताया n नेचुरल नंबर के लिए होता है। हाँ, वो नेचुरल नंबर के लिए डिफाइन होता है, और ये जो हमने रिमार्क में लिखा है ये हमने ऑब्जर्वेशन से लिखा है। तो स्टूडेंट हो क्या रहा है कि अगर हमने n की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट की तो हमें क्या मिल रहा है यहाँ पे, 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 इंटू 0 फैक्टोरियल। तो अगर अभी आप लोग ऑब्जर्व करके मुझे बताइए, लेफ्ट हैंड साइड में 1 है, राइट हैंड साइड में आपको 1 इंटू 0 फैक्टोरियल मिल रहा है, तो आप 1 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि आपको 1 ही मिले? तो 1 को 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तभी 1 मिलेगा। यस मैम। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये वाला जो है, यहाँ पे हमें जो मिला है, यहाँ से हमें मिला है बेसिकली 0 फैक्टोरियल को 1 यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया है थ्रू। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जितने भी मैथमेटिशियन है बाय डिफॉल्ट सबने एक्सेप्ट किया कि 0 फैक्टोरियल का और कुछ वैल्यू ले नहीं सकते यहाँ पे, इसलिए इसकी वैल्यू 1 एक्सेप्ट किया है। रीजन समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे अगर मैं ये जो रिमार्क में लिखा है n की वैल्यू 1 ले लूं, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 0 फैक्टोरियल। तो और कोई चॉइस है नहीं, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 ही आएगी, मतलब ये एक्सेप्ट कर लिया है। अदरवाइज जो n फैक्टोरियल है वो नेचुरल नंबर के लिए ही डिफाइन होता है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया सबको? यस मैम। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हम जो फैक्टोरियल की बात करें वो हो गया कंप्लीट। उसके बाद एनसीआर के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आई थिंक बाय मिस्टेकली एक केस में से मिस हो गया है, वो मैं अभी कंटिन्यू कर लेती हूँ। तो ये आपका शायद से पता नहीं कैसे रह गया क्वेश्चन, अभी ये शायद लास्ट में है स्टूडेंट। यहाँ पे एक केस क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है ये। यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है और आपको बोलेंगे कि इसका एक ही रूट आपका कोई पर्टिकुलर इंटरवल में चाहिए, मतलब k1 k2 दो रियल नंबर है, अगर आपको बोले एग्जैक्टली एक रूट आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये इंटरवल में चाहिए k1 k2 में, ओपन इंटरवल, तो एक ही कंडीशन आपको याद रखना है कि f ऑफ k1 और f ऑफ k2 का प्रोडक्ट लेस देन 0 आएगा। ये कैसे आएगा वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, ये केस बाय मिस्टेकली रह गया है, तो ये वाला केस भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं स्टूडेंट कि एग्जैक्टली एक रूट चाहिए ये वाले इंटरवल, मतलब k1 और k2 के बीच में एग्जैक्टली एक रूट आना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ठीक है, तो स्टूडेंट एक ही केस होगा कौन सा, जब डिस्क्रिमिनेंट आपका ग्रेटर देन 0, क्योंकि वही केस में आपको क्या मिलता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट मिलता है। ठीक है, क्योंकि अगर रूट इक्वल हो गया तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 बेसिकली आप बोल रहे हैं ना, लेकिन ये क्या बोल रहे हैं, एक ही रूट चाहिए k1 और k2 के बीच में। ठीक है, मतलब ये वाले इंटरवल में सिर्फ आपको एक रूट चाहिए, या तो अल्फा या बीटा। तो वो वाले केस में यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए जो डायग्राम मैंने बनाया है, देखिए यहाँ पे एक ग्रेटर देन 0 है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0। ठीक है,
अगर आप बात करें, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, K1 K2 के बीच में एक रूट ले लिया अल्फा, आप चाहे तो K1 K2 के बीच में बीटा ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम कंडीशन यहाँ पे मिलेगा ऑब्जर्वेशन से। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे K1 यहाँ पे लिया है तो उसके करस्पॉन्डिंग एफ ऑफ K1 की बात करूँ तो यहाँ से पहले इधर वाले केस में आपको पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे मैं रेड मार्क से टिक करूँ यहाँ पे, तो एफ ऑफ K1 की वैल्यू यहाँ से पॉजिटिव मिलेगी। एफ ऑफ K2 की बात करूँ यहाँ पे, क्योंकि K1 K2 के बीच में अल्फा आ रहा है, तो K2 के करस्पॉन्डिंग एफ ऑफ K2 की बात करूँ वो नेगेटिव हो रहा है। आप ऑब्जर्व कर सकते हो यहाँ पे, देखिए जो पैराबोला है उसका, देखिए जो डायग्राम आपका एक्स एक्सिस से नीचे जा रहा है ना यहाँ पे, तो करस्पॉन्डिंग एफ ऑफ K2 की बात करूँ तो वो नेगेटिव देगा साइन। ठीक है, तो आप दोनों का अगर प्रोडक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा लेस देन 0, एफ ऑफ K1 मल्टीप्लाइड विद एफ ऑफ K2 लेस देन 0। वैसे ही ये वाला केस देखिए, जब a लेस देन 0 है, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है, तो ऐसा डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए मैंने क्या किया है, K1 K2 के बीच में एग्जैक्टली एक रूट लिया है यहाँ पे अल्फा, आप चाहे तो बीटा लेके देख सकते हो, सेम कंडीशन मिलेगा ऑब्जर्वेशन से। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, K1 की वैल्यू हमने इधर ली है एक्स एक्सिस पे, तो अभी उसके करस्पॉन्डिंग एफ ऑफ K1 की बात करूँ तो नेगेटिव मिल रहा है, ग्राफ में देखेंगे तो आप, ये सेकेंड ग्राफ की बात कर रही हूँ, एफ ऑफ K1 आपका नेगेटिव हो गया। अभी K2 हमने क्या लिया है, यहाँ पे ऐसा लिया है, अल्फा के बाद K2 दिख रहा है आपको डायग्राम में, तो K2 अगर इधर है तो उसके करस्पॉन्डिंग एफ ऑफ K2 की बात करूं तो पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट? यहाँ पे देख लीजिए, और एफ ऑफ एक्स है क्या, बेसिकली ये वाला एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू a टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, उसका ग्राफ आपने बनाया है बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ a, आपको अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला या डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल रहा है एफ ऑफ K1 सेकेंड ग्राफ में देखेंगे नेगेटिव है, एफ ऑफ K2 पॉजिटिव है, दोनों का प्रोडक्ट आपको क्या मिला, लेस देन 0। ठीक है, तो आपके पास यही केस पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें बोला है एग्जैक्टली एक रूट ही चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का K1 और K2 के बीच में। ठीक है, वो वाले इंटरवल में सिर्फ आपको एक रूट चाहिए, तो ये कंडीशन आपको मिलेगी। समझ में आया स्टूडेंट, प्लीज बताइए। यस मैम। तो यहाँ पे एफ ऑफ K1 इंटू एफ ऑफ K2 आपका लेस देन 0 हो जाएगा। तो ये कंडीशन के ऊपर एक क्वेश्चन हम सोल्व कर लेते ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो यहाँ पे स्टूडेंट क्वेश्चन दिया हुआ है, ये बाई मिस्टेकली मिस हो गया था हमसे, लेकिन अभी कंटिन्यू कर देते, अभी है हमारे पास टाइम। तो एवरीवन रीड दिस क्वेश्चन, सॉरी बीच में हमने बाइनोमियल स्टार्ट करके वापस से यहाँ पे आ रहे, लेकिन ये आई थिंक पीछे था क्वेश्चन, शायद इसलिए रह गए यहाँ पे, तो लेकिन अभी डिस्कस कर लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a फॉर विच exactly one root of this quadratic equation lies in the interval 0,3, ओपन इंटरवल दिया है। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट यहाँ पे? तो अभी हमने कंडीशन पढ़ी थी, वो कंडीशन यूज करना है, तो वही कंडीशन यूज करना है। यहाँ पे देखेंगे K1 की वैल्यू 0, K2 की वैल्यू 3 है, तो यहाँ से अगर बात की जाए तो हमें कौन सी कंडीशन याद रखनी है, ऐसे लिख सकते, हाँ यहाँ पे बेसिकली एफ ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 3 आपका लेस देन 0 होगा। ठीक है, पिछले वाली कंडीशन से बात कर रहे हैं, तो लेकिन पहले एफ ऑफ एक्स क्या है वो लिख लेते हैं। ठीक है, ये वाला मैं इरेज कर देती हूँ, पहले एफ ऑफ एक्स क्या है वो लिख लेते हैं। सो लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2a, ये हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे क्योंकि हमें एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 3 की वैल्यू यूज होने वाली है, इसलिए एफ ऑफ 0 कैलकुलेट कर लेते हैं। जब x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 0 मिलेगा, ये वाली टर्म भी 0 हो जाएगी, यहाँ पे प्लस 2a, मतलब ये वैल्यू हमें मिली 2a। ठीक है, अगर मैं बात करूँ एफ ऑफ 3 की, यहाँ पे x की वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट करते हैं, 3 का स्क्वायर हो गया 9, यहाँ पे मिलेगा a प्लस 1 इंटू 3 एंड प्लस 2a। ठीक है, तो यहाँ पे मिल रहा है 9 माइनस 3a माइनस 3 प्लस 2a, एंड स्टूडेंट सिंप्लीफाई करके मुझे बताइए क्या मिल रहा है आपको। यहाँ पे 9 माइनस 3 ये मुझे मिल रहा है 6, एंड यहाँ पे आई थिंक आपको मिल रहा है माइनस a। सही है स्टूडेंट, प्लीज बताइए। यस मैम। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे बोला ना कि एग्जैक्टली एक रूट यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये वाले इंटरवल में लाई करता है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस exactly one root of given quadratic equation
गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाइज इन इंटरवल क्या था हमारा 0,3 ये था, ठीक है। तो इसका मतलब है दिस इम्प्लाइज आपको मिल जाएगा f ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 3 इज लेस देन 0। हमने क्योंकि अभी कंडीशन देखा है और ग्राफ से भी ऑब्जर्व कर सकते हो एग्जैक्टली 8 रूट गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये इंटरवल में चाहिए, तो एफ ऑफ 0 एंड एफ ऑफ 3 का अपोजिट साइन होना चाहिए, मतलब उनका प्रोडक्ट लेस देन 0 आएगा। ठीक है स्टूडेंट, अभी जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। एफ ऑफ 0 का वैल्यू 2a आया था, एफ ऑफ 3 की बात की जाए तो ये हमारे पास 6 माइनस a था, ठीक है। और ये टोटल इनका प्रोडक्ट हमारे लेस देन 0 आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, तो आप वेविकॉ मेथड से ही सोल्व करेंगे, लेकिन एक काम करते क्योंकि 2 इधर दिख रहा है तो एक काम करते 2 से थ्रू आउट डिवाइड कर देते हैं इनइक्वालिटी को, तो इनइक्वालिटी के साइन पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा a इंटू 6 माइनस a लेस देन 0। ठीक है, पॉजिटिव नंबर से इनइक्वालिटी को डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी के साइन पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? प्लीज बताइए, कोई तो बताइए चैट सेक्शन में यस नो यस नो। Yes, ma'am. Yes. ओके स्टूडेंट, अच्छा स्टूडेंट, अभी अगर मुझे वेविकॉम मेथड अप्लाई करना है तो पहले तो आप याद करते हैं ना, यहाँ पे जो भी लीनियर फैक्टर है वहां पे जो वेरिएबल प्रेजेंट है उसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव चाहिए, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे सेकंड ब्रैकेट में a का कोएफिशिएंट नेगेटिव हो रहा है, तो मुझे अभी क्या करना पड़ेगा, कोएफिशिएंट पॉजिटिव बनाना है दोनों लीनियर फैक्टर में वेरिएबल का। ठीक है, तो यहाँ पे एक काम करेंगे अभी। अच्छा, किसी को डाउट है क्या कुछ? ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट एक काम कर सकते हैं, -1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं या -1 से डिवाइड कर लेते हैं, ऐसा आप बोल सकते हो इनइक्वालिटी को। तो मैं पहले ये जो है फर्स्ट फैक्टर a को एज इट इज रहने देती हूँ, सेकंड में यहाँ पे मैं जो माइनस है उसको अंदर मल्टीप्लाई करती हूँ, तो बेसिकली क्या मिलेगा, -6 प्लस a, मतलब a -6 मिल जाएगा। और यहाँ पे लेस देन का हो जाएगा ग्रेटर एंड ग्रेटर देन 0। समझ में आया स्टूडेंट? क्योंकि नेगेटिव नंबर से अगर मैं इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई या डिवाइड करती हूँ तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, अभी वेविकॉम मेथड डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट की बात की जाए तो एक 0 हो जाएगा, एक हो जाएगा 6, इन दोनों में बड़ा कौन सा है, 6, तो 6 के एक्सट्रीम राइट में प्लस साइन आएगा। जो भी लीनियर फैक्टर हमें मिल रहे हैं सबका पावर है 1, मतलब ओड है, तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। ठीक है, समझ में आ रहा है? किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए, क्योंकि यहाँ पे जो हमें क्रिटिकल पॉइंट 6 दिया है, ये वाले फैक्टर ने दिया a-6, तो इसका पावर 1 है। तो 6 के एक्सट्रीम राइट, देखो यहाँ पे 6 के इमीडिएटली राइट में प्लस था, तो 6 के इमीडिएटली लेफ्ट में जो इंटरवल आएगा वहां पे माइनस साइन हो गया। ठीक है, अभी 0 के इमीडिएटली राइट वाले इंटरवल में माइनस साइन था, तो 0 के इमीडिएटली लेफ्ट में प्लस साइन आया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ये फैक्टर है a, उसकी पावर है 1, लीनियर फैक्टर की पावर है 1। ठीक है, तो ये हो गया स्टूडेंट, यहाँ पे 0 वैल्यू इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिक्टली ग्रेटर दिया है, ये वाली वैल्यू भी इंक्लूड नहीं करेंगे होलो सर्कल। ठीक है, तो यहाँ से अगर बात की जाए कौन सा रीजन लेना है, वो रीजन लेना है जो आपको पॉजिटिव साइन दे। ठीक है, तो यहाँ से बात की जाए तो a बिलोंग्स टू आपका हो गया ओपन इंटरवल -∞ से 0 यूनियन ओपन इंटरवल 6 से इंफिनिटी। किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज पूछिए, सबको समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. पक्का स्टूडेंट? प्लीज बताइए, यहाँ पे ये केस, ये क्वेश्चन और ये केस हमारा बाय मिस्टेकली रह गया था, लेकिन अभी हमने कंटिन्यू किया है। अच्छा, किसको ही पूछ रहे हैं यहाँ पे, प्लीज बताइए, अभी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। आई होप सबको समझ में आया होगा ये वाला केस। Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट, तो इसके साथ, क्योंकि ये लास्ट था, ये बाय मिस्टेकली रह गया था, उसके लिए सॉरी। तो अभी हम वापस से बाइनोमियल थ्योरम जो चैप्टर है उसका डिस्कशन करते हैं। तो हमने बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर के अंडर पहले फैक्टोरियल नोटेशन का मीनिंग समझा है। ठीक है, अभी क्या है, उसके बाद जो बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर में जो हमें चाहिए वो बात करते हैं। ठीक है, तो एक स्टूडेंट उसका नोटेशन में लिख देती हूँ जो आपको चाहिए, उसका मीनिंग भी बता देती हूँ, आपने ऑलरेडी देखा हुआ है। तो यहाँ पे मैं बात करती हूँ ये वाले नोटेशन की। स्टूडेंट, ये वाला नोटेशन देखे आपने, एन टॉप में है, सी मिडिल Yes. में है, फिर आर, NCR, ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर में आपने देखा हुआ है। और इसका मतलब होता क्या है, अगर आपके पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है और उसमें से आप r ऑब्जेक्ट एट ए टाइम पे सिलेक्ट कर रहे हो, ठीक है,
समझ में आ रहा है? तो NCR, तो इसका मतलब है नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बोल सकते हैं, नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेकिंग R एट ए टाइम। ये सिर्फ नोटेशन आपको समझ में आना चाहिए। जैसे एग्जांपल अगर आपको मैं दूं, जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, आप बोल रहे हैं कि आप एग्जाम में अपियर कर रहे हो, ठीक है, एंड स्टूडेंट के पास सपोज 5 पेन है, कोई स्टूडेंट का नाम ले लेते हो, उसके पास 5 पेन है, एग्जाम तो एक ही पेन से लिखना है, ठीक है, तो उसके पास कितने कॉम्बिनेशन है, कितने सिलेक्शन है, ठीक है, 5 में से एक ही पेन से लिखना है, तो कितने चॉइस होंगे उसके पास, बताइए, 5 हो जाएंगे ना। तो आप उसको ऐसा लिखेंगे 5C1, तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन या नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ 5 थिंग टेकन वन एट ए टाइम, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। तो परमिटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ेंगे तभी भी बताने वाली हूँ, अभी के लिए ये नोटेशन हम यूज करने वाले हैं बार बार बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर में। इसके लिए इसका जो फॉर्मूला है वो मैं आपको बता देती हूँ, मीनिंग जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपके पास n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है, उसमें से आप R सिलेक्ट कर रहे हो, ठीक है, और भी कोई एग्जाम्पल लिखना चाहे वो भी ले सकते हो। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट को क्रिकेट अगर पसंद होगा, या वैसा कोई टीम है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कोई गेम के लिए अपियर कर रहे हो स्कूल में, ठीक है, तो उसमें सपोज टीम में आपके पास टीम बन गई 10 लोगों की, और टीचर को सिर्फ 2 या 3 स्टूडेंट चाहिए, ठीक है, तो आप उसको लिखेंगे कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, कितने सिलेक्शन। तो अगर जैसे मैं बोली 10 स्टूडेंट का टीम है, उसमें से टीचर को 2 सिलेक्ट कर ले, तो 10C2, तो ऐसा कितना कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है, तो ये आप 10C2 से मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट? Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैं उसका फॉर्मूला लिख देती हूँ जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। NCR होता है आपका, दिस इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय N minus R. हाँ, n माइनस आर भी आएगा और साथ में r फैक्टोरियल। आप चाहे तो n अच्छा, आवाज कहाँ से रिपीट हो रही है स्टूडेंट? किसी का तो यहाँ पे आवाज रिपीट हो रहा है, तो NCR यहाँ पे आप लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। आप चाहे तो n माइनस आर फैक्टोरियल को पहले लिख दीजिए डिनोमिनेटर में, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। अच्छा स्टूडेंट, कुछ एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ ताकि आप फटाफट कैलकुलेट करके बताए। जैसे 5C1 का भी हमने एग्जाम्पल लिया था, आंसर कितना आया था 5, लेकिन कैसे आया, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय यहाँ पे 1 फैक्टोरियल, 5 माइनस 1 मतलब 4 फैक्टोरियल। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे देखो 5 फैक्टोरियल को मैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख रही हूँ, क्योंकि जो मैंने रिमार्क लिख के बताया था वो यूज कर सकते। 1 फैक्टोरियल मतलब 1, 4 फैक्टोरियल कैंसिल, तो हमारे पास आंसर मिला 5। ठीक है, Yes, अच्छा ma'am. जैसे और भी एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मैं लिख दी 8C3, क्या आएगा स्टूडेंट, 8 फैक्टोरियल एंड यहाँ पे मिला मुझे 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, एंड यहाँ से, अच्छा स्टूडेंट यहाँ पे पूरा ओपन करने की जरूरत नहीं है, देखो यहाँ पे 8 इंटू 7 इंटू 6, मतलब देखो यहाँ पे क्या हो, ऊपर जो दिख रहा है और नीचे जो दिख रहा है ना यहाँ पे बॉटम में, ठीक है, तो उतनी बारी ओपन कीजिए, मतलब ऐसा डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करें, 8 इंटू 7 इंटू 6। क्यों क्यों बता रही है यहाँ पे, क्योंकि ये 5 फैक्टोरियल, देखो 8 इंटू 7 इंटू 6 लिख दिया, और यहाँ पे बाकी के जो टर्म है उसको मैं 5 फैक्टोरियल लिख सकती हूँ, क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर हो गया, 8 फैक्टोरियल, ठीक है। एंड नीचे की बात की जाए तो 3 फैक्टोरियल को आप एज इट इज लिखना चाहे तो ऐसा लिख सकते हो, या 3 इंटू 2 इंटू 1, और 5 फैक्टोरियल न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से कैंसिल कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? आप चाहे तो पूरा एक्सपांशन लिख दो, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसे करेंगे तो आपका ज्यादा इजी रहेगा। तो एक चीज याद रखना स्टूडेंट, यहाँ पे क्या हो रहा है, जब भी आपको ऐसा बोले कि जैसे 5C1 में क्या लिखा, हम डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, ये बेसिकली आप इसको ओपन करेंगे तो ऐसा ही आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि न्यूमरेटर में देखो 8C3 मतलब 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल, तो बेसिकली आप उतना ओपन कीजिए जो मतलब ओपन करना जरूरी है, बाकी जो कैंसिल हो रहा है उसको एज इट इज फैक्टोरियल के टर्म में लिख दीजिए, ठीक है, ताकि जो कैंसिल हो आपको पूरा लिखना ना पड़े। इसका मतलब क्या है, एक सेकेंड, एक स्टूडेंट ने हैंड रेज किया है, वंशिका प्लीज बताइए। हाँ वंशिका प्लीज बोलिए, वंशिका कुछ बोलना चाह रहे हैं, आप प्लीज बताइए। ओके, शायद से बाय मिस्टेकली हैंड रेज हो गया है, या तो आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं वंशिका। अदरवाइज मैं कहना क्या चाह रही हूँ वो देखो, यहाँ पे मैं एग्जांपल लिखती हूँ 8C2। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे मैं पूरा लिखने की बजाय एक काम करती हूँ, जो ऊपर जो 8 है ना उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखूंगी, लेकिन 2 ही टर्म लिखूंगी ऊपर, देखो
8 इंटू 7, क्योंकि आप चाहे तो उसको पूरा फॉर्मूले से लिखेंगे तो हो जाएगा 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? तो अभी मैं क्या बता रही हूँ, शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ आपको, आप चाहे तो पूरा लिखिए, आंसर सेम ही आने वाला है। तो यहाँ पे देखो 8 इंटू 7, मतलब ये जो ऊपर जो 8 था उसको मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, 8 इंटू 7, दो ही टर्म लिखा है न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1 ऐसा मैं लिख रही हूँ, क्योंकि बाकी जो आपका इधर जो 6 फैक्टोरियल आएगा, नीचे जो 6 फैक्टोरियल आएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? नहीं आ रहा तो मैं पूरा अच्छे से लिख देती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। एक सेकेंड, पूरा फॉर्मूला ही लिख देती हूँ, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू यहाँ पे 6 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये हो गया 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, ये 2 इंटू 1 इंटू 6 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये वाला तो कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2 4 जा, तो यहाँ पे बेसिकली आपको कितना मिल रहा है स्टूडेंट, 28। किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज पूछिए। और ऊपर क्या आ रहा था, ऊपर का हमने सिंप्लीफाई किया ही नहीं है, 3 2 जा 6, 6 के एक साथ मैंने कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे वाले केस में हमें मिल रहा था स्टूडेंट 56 एंड यहाँ पे 28। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए। पक्का स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? यस मैम। अच्छा स्टूडेंट, जो ये एनसीआर है ना, उसके कुछ प्रॉपर्टीज है जो आपने ऑलरेडी स्कूल में भी पढ़े होंगे और यहाँ पे भी हम यूज करने वाले, तो वो प्रॉपर्टीज में लिख देती है यहाँ पे। ठीक है, तो आपको उसका प्रूफ भी चाहिए तो मैं प्रूफ बता दूंगी आपको, लेकिन आप प्रूफ भी खुद से भी कर सकते हो कि यही फॉर्मूले से आप प्रूफ करने वाले हो। एनसीआर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, तो कुछ रिमार्क में लिख सकते हैं, नोट करके लिख सकते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो एवरीवन लिख लीजिए, यहाँ पे रिजल्ट करके लिख लीजिए या रिमार्क करके लिख लीजिए। ठीक है, रिजल्ट्स, जैसे फर्स्ट रिजल्ट हो जाता है स्टूडेंट, एनसीआर इज सेम एज एनसीएन माइनस आर। ये कैसे आया वो बता देती हूँ, क्योंकि आपको पता है, ये वाला तो ऑलरेडी मालूम है। ये देखो, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एन फैक्टोरियल इधर हो जाएगा आपके पास एन माइनस आर फैक्टोरियल, और यहाँ पे आप लिखेंगे एन माइनस आर ना, तो एन माइनस एन, और ये माइनस आर की जगह यहाँ पे प्लस आर हो जाएगा, इसका होल फैक्टोरियल। ठीक है, तो बेसिकली एन एन कैंसिल होकर आर फैक्टोरियल ही मिल रहा है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? तो एन फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में दोनों टर्म प्रोडक्ट में, तो ये लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आपका सेम आता है। ये वाली बात समझ में आई? कुछ नहीं प्लीज बताइए। ये दोनों इक्वल है, ये रिजल्ट मैं लिख के बता रही हूँ। एग्जाम्पल लिखना चाहे तो एग्जाम्पल क्या होगा स्टूडेंट, बहुत सारे एग्जाम्पल लिखना है, प्रूफ आप कर सकते हो, ऑलरेडी मैंने शॉर्ट में बता दिए एग्जाम्पल। जैसे अगर मैं लिख रही हूँ 5C2, 5C2 इज सेम एज 5C3, क्योंकि 5 में से 2 माइनस करेंगे तो 3 आता है। ठीक है, तो NCR इज इक्वल टू NCN माइनस आर। ठीक है, समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल और लिख लीजिए, जैसे मैं लिख दूं 7C1, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 7C6 के। ठीक है, ओके स्टूडेंट, बहुत सारे एग्जाम्पल लिख लेते हैं। ये वाला हमारा हो गया फर्स्ट रिजल्ट। उसके बाद एग्जाम्पल आप चाहे तो और भी बहुत सारे लिख सकते हैं। नेक्स्ट रिजल्ट की बात करूं मैं, NCR प्लस NCR माइनस 1, ये दोनों का आप एडिशन करते हो तो स्टूडेंट आपको जो मिलेगा वो मिलेगा N+1CR। इसका प्रूफ भी आप जैसे नॉर्मल डेफिनेशन है वैसे ही करना है स्टूडेंट। यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कीजिए, NCR है फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म में NCR माइनस 1, मतलब N ऑब्जेक्ट है, उसमें से आप R माइनस 1 ऑब्जेक्ट एक ही टाइम पे ले रहे तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो इन दोनों को ऐड करते हैं तो बेसिकली N+1CR मिलता है। ठीक है, आप जस्ट डेफिनेशन यूज कीजिए, सिंप्लीफाई कीजिए, और ये आपको मतलब लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लीजिए, उसको सिंप्लीफाई करके वो जो आएगा वो इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगा। ये वाला मुझे लगता है आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा। प्लीज बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं? यस मैम। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने R-1 लिखा है, इन दोनों में बड़ा देखो, ये जो दिख रहे हैं ना, जो कितने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर रहे हो एट ए टाइम ना, यहाँ पे R था, यहाँ पे R-1, तो इन दोनों में जो बड़ा है वो इधर आ रहा है, और ऊपर में क्या हो रहा है, एक ऐड हो रहा है N+1। अगर सपोज यहाँ पे R-1 की जगह मैंने R+1 लिख दिया होता तो क्या हो जाता है, यहाँ पे इधर आ जाता है R+1, क्योंकि R और R+1 में R+1 बड़ा है। ठीक है, समझ में आ रहा है? आप चाहे तो ये लिख लीजिए, R-1 लिखा होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाता N+1CR।
आई होप ये वाली बात समझ में आई सबको। आप चाहे तो प्रूफ कर लीजिए, यहाँ पे मैंने +1 लिखा है तो इसलिए r और r+1 में बड़ा कौन सा है वो इधर आया है। ठीक है, आप चाहे इधर r-1 चाहिए तो मैं r-1 लिख देती हूँ इधर, तो फिर वो वाले केस में इधर आपको r आ जाएगा राइट साइड में। आई होप स्टूडेंट ये वाली बात समझ में आई। प्लीज बताइए, प्रूफ कर सकते हो स्टूडेंट होमवर्क में। लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर कीजिए, फिर उसको सिंप्लीफाई करना है और जो फैक्टोरियल का जो प्रॉपर्टी है वो यूज करना है। ठीक है, तो आपको ये इसके इक्वल मिल जाएगा। तो NCR प्लस NCR+1 इज इक्वल टू N+1 CR+1। इसका मतलब है N+1 ऑब्जेक्ट है डिस्टिंक्ट, उसमें आप R+1 ऑब्जेक्ट एट ए टाइम पे सिलेक्ट करें तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, इसका मतलब वो है। ठीक है, आई होप ये कर सकते हैं आप लोग। Yes, ma'am. कर सकते हैं ना स्टूडेंट? ओके, तो उसके बाद नेक्स्ट रिजल्ट की बात करूं तो यहाँ पे लिख देते हैं नेक्स्ट रिजल्ट हमारे पास हो जाएगा NCR डिवाइडेड बाय NCR-1। इसका रेशियो आई थिंक आपने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन ये किसके इक्वल होता है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। N-R+1 डिवाइडेड बाई R। इसका मैं शॉर्ट में आपको प्रूफ दिखाना चाहती हूँ क्योंकि ये आई थिंक आपने नहीं पढ़ा होगा, जस्ट डेफिनेशन यूज किया है स्टूडेंट। कैसे? NCR मतलब क्या है, आप n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल इनटू n-r फैक्टोरियल, ये हो गया आपका ये। इसको अगर मैं टोटल को डिवाइड करूँ किससे, n फैक्टोरियल, यहाँ पे हो जाएगा r-1 फैक्टोरियल, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, n-r+1 हो जाएगा, n-r, क्योंकि n में से r-1 सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ, तो n-r+1 हो गया इसका फैक्टोरियल। ठीक है, क्योंकि मैं लेफ्ट हैंड साइड कंसिडर किए हैं। और आप ये क्या हो गया स्टूडेंट, दिस इज इक्वल टू n फैक्टोरियल, एक सेकेंड इसको अच्छे से लिखते हैं, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इनटू n-r फैक्टोरियल, और ये डिनोमिनेटर में जो टोटल टर्म है उसका रेसिप्रोकल न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, यहाँ पे n-r+1 इसका फैक्टोरियल है। ओके, यहाँ पे जगह नहीं है तो अच्छे से लिखना पड़ेगा, एक सेकेंड। यहाँ पे मल्टीप्लाइड विद r-1 फैक्टोरियल इनटू n-r+1 फैक्टोरियल। अच्छा, किसी को डाउट है कि n-r+1 कैसे आया? क्योंकि n में से आप n-, यहाँ पे देखो कहाँ पे गया ये, n में से आप r-1 सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, मतलब n- फिर ब्रैकेट में r-1 है, वो ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो +1 हो जाता है -r। ठीक है, ये मिला, और यहाँ पे n फैक्टोरियल। स्टूडेंट यहाँ पे आई होप इतनी बात समझ में आई, ये वाली कैंसिल, ये वाला कैंसिल। उसके बाद क्या हो रहा है स्टूडेंट यहाँ पे, उसके बाद हमारे पास ये हो रहा है कि ये देखो जो r फैक्टोरियल है, आप r फैक्टोरियल को r इंटू r-1 फैक्टोरियल लिख सकते हो। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे r-1 फैक्टोरियल ये है, और न्यूमरेटर में जो टर्म है स्टूडेंट उसका भी मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ, n-r+1 इंटू n-r फैक्टोरियल। ठीक है, क्योंकि ये जो न्यूमरेटर में जो फैक्टोरियल दिया था उसकी पिछली टर्म कौन सी होगी, n-r। ठीक है, फिर उसका फैक्टोरियल मैंने यहाँ पे लगा दिया है, एंड यहाँ पे आपके पास है r फैक्टोरियल इंटू n-r फैक्टोरियल। आई होप ये वाली बात समझ में आ रही होगी। ये वाला कैंसिल किसके साथ, इधर से r-1 फैक्टोरियल किससे कैंसिल करोगे स्टूडेंट, जो यहाँ पे है r फैक्टोरियल, आप उसको एक काम करते हैं, मैं पूरा लिखती हूँ वापस से, एक सेकेंड। ओके, ये जो r फैक्टोरियल स्टूडेंट, इसको हम r इंटू r-1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, और जो n-r फैक्टोरियल है उसको एज इट इज रहने दिया। कोई मुझे बताइए कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं, प्लीज बताइए स्टूडेंट्स। Yes, ma'am. ओके स्टूडेंट, तो ये वाला कैंसिल कर देते हैं इसके साथ, r-1 फैक्टोरियल भी हो गया इसके साथ, तो क्या मिलेगा, n-r+1/r, यही मिलेगा जो हमें प्रूफ करना है। ठीक है, आई होप इतना पार्ट समझ में आ गया होगा सबको। ये प्रॉपर्टीज में आप मतलब याद कर सकते हो, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज हम यूज करने वाले चैप्टर में। ठीक है, प्रूफ उसका बता दिया है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली में यूज करने वाले। NCR डिवाइडेड बाय NCR-1 इज इक्वल टू n-r+1 डिवाइडेड बाय r। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख देते हैं स्टूडेंट, फोर्थ प्रॉपर्टी NCX। अगर मैं बोल रही हूँ दिस इज इक्वल टू NCY
तो इसका मतलब क्या होता है स्टूडेंट, मतलब n ऑब्जेक्ट है, उसमें से आप क्या रहते हैं x ऑब्जेक्ट एट ए टाइम सिलेक्ट कर रहे, तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे। और मैं बोल रही हूँ दिस इज इक्वल टू NCY, तो इसका मतलब है दिस इम्प्लाइज, अगर ये है तो या तो x इज इक्वल टू y है। अभी हमने थोड़ी देर पहले एक प्रॉपर्टी भी पढ़ी थी, फर्स्ट प्रॉपर्टी में देखिए क्या हो रहा था स्टूडेंट, देखो NCR इज इक्वल टू NCN माइनस आर, ठीक है, NCR इज इक्वल टू NCN माइनस आर। तो यहाँ से एक चीज और बता सकते हैं, R और N माइनस आर का अगर आप एडिशन करें तो बेसिकली N मिल रहा है, तो यहाँ से अगर मैं बताना चाहूँ तो यहाँ से या तो x इज इक्वल टू y होगा, या आपको मिलेगा x प्लस वाई का एडिशन मिलेगा n। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? यस मैम। या ऐसा लिख सकते हैं x इज इक्वल टू, या ऐसा लिख सकते हैं y इज इक्वल टू n माइनस एक्स, ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है, y इज इक्वल टू n माइनस एक्स भी लिख सकते हैं, या x प्लस वाई इज इक्वल टू n। ठीक है, प्लीज बताइए किसी को डाउट है इसमें, स्टूडेंट्स प्लीज नो बताइए। मैम। ओके स्टूडेंट, तो अभी के लिए एक आज जो बाइनोमियल थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो मैं लिख देती हूँ, उसके बाद क्वेश्चन हम कल सोल्व करेंगे, ठीक है। तो जो बाइनोमियल थ्योरम है, हम अभी जो डिस्कशन करेंगे, पहले पॉजिटिव इंडेक्स वाली बात कर देती हूँ, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंडेक्स। तो पॉजिटिव इंडेक्स, इंडेक्स का मतलब समझ में आता है स्टूडेंट आपको, एक्सपोनेंट मतलब पावर, मतलब बाइनोमियल एक्सप्रेशन है उसका होल रेज टू पावर मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे। बाइनोमियल थियरम फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल, या इंटीजर बोल सकते हो आप, इंडेक्स, ठीक है, ये वाली बात कर रहे हैं। और यहाँ पे जो स्टेटमेंट की बात की जाए तो स्टूडेंट ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पे इफ एक्स, आप चाहे तो एक्स वाई में यूज कर सकती है, आप चाहे तो ए बी नोटेशन भी यूज कर सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं बोल रही हूँ एक्स एंड वाई दो रियल नंबर है आपके पास, ठीक है, और ये जो एन में बोल रही हूँ पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स होना चाहिए, मतलब जो पावर है उनकी वो एन आपका क्या है, क्या होना चाहिए स्टूडेंट, नेचुरल नंबर होना चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर मतलब नेचुरल नंबर की बात करें, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ऐसा लिख सकिए, मैं पूरा लिख के बता रही हूँ आपके लिए, नहीं तो डायरेक्टली आप स्टेटमेंट यहाँ पे जो है वो ये पता कर सकते हैं एक्स प्लस वाई, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे एक्स प्लस वाई क्या है, बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, उसका होल रेज टू पावर आपके पास एन है। तो ये बेसिकली क्या आता है वो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लिख के दे रही हूँ स्टूडेंट। ये होता है NC0 इंटू एक्स टू द पावर n इंटू वाई टू द पावर 0, ठीक है। फिर आपके पास मिलेगा प्लस NC1 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 इंटू वाई टू द पावर 1, प्लस NC2, यहाँ पे हो जाएगा एक्स टू द पावर n माइनस 2 एंड यहाँ पे y टू द पावर 2, एक सेकेंड यहाँ पे, हाँ y टू द पावर, यहाँ पे लिखने का ट्राई करती हूँ y टू द पावर 2, ठीक है। ऐसे डॉट डॉट करके स्टूडेंट जो देखो हमारे अगर सेकंड लास्ट टर्म लिखना चाहे तो सेकंड लास्ट टर्म हमारी हो जाएगी NCN माइनस 1, यहाँ पे हो जाएगा एक्स टू द पावर आपके पास मिलेगा 1 और y टू द पावर मिलेगा यहाँ पे n माइनस 1, एंड लास्ट टर्म की बात की जाए स्टूडेंट ये मिलेगा NCN एंड यहाँ पे हो जाएगा एक्स टू द पावर 0 एंड y टू द पावर n। स्टूडेंट ये वाली बात समझ में आई, मतलब मैं क्या बोल रही हूँ, अगर आपके पास कोई बाइनोमियल एक्सप्रेशन है उसका होल रेज टू पावर n है, यहाँ पे बोल सकते हैं इंडेक्स n है, तो आप इसको ओपन करेंगे तो ऐसे आपको टर्म्स मिलेंगे, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है। और ये चीज को मैं अगर सिग्मा के फॉर्म में लिखना चाहूँ, मतलब कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ऐसा लिख सकती हूँ सिग्मा, ठीक है। यहाँ पे मैं एक आर यूज करती हूँ स्टूडेंट, आर इज यहाँ पे लिख के बता रही है, सिग्मा नोटेशन आपको पता है समीशन के लिए यहाँ पे टर्म्स का एडिशन है, तो यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ NCR इंटू एक्स टू द पावर, ओके यहाँ पे स्पेस नहीं है, नेक्स्ट पेज पे हम लिखते हैं ताकि यहाँ पे कोई कंफ्यूजन ना हो, ओके। तो ये जो हमें मिला है x प्लस वाई होल रेज टू पावर n, इसको अगर हम सिग्मा के फॉर्म में लिखना चाहे तो ऐसा हो जाएगा सिग्मा, और यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट आपके पास NCR, फिर यहाँ पे लिखेंगे आप x टू द पावर n माइनस r एंड यहाँ पे y टू द पावर r, और ये जो r है बेसिकली आपका वैल्यू 0 से लेके n तक आ रहा है,
समझ में आया स्टूडेंट? ये जो है बाइनोमियल थ्योरम का स्टेटमेंट है। यहाँ पे एक्स एंड वाई की जगह आप ए बी जो भी नोटेशन यूज करना चाहे कर सकते हो। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं हम, आपके पास बाइनोमियल एक्सप्रेशन है, उसका होल रेज टू पावर कोई पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं। बेसिकली यहाँ पे x प्लस वाई रेज टू पावर क्या ले रहे हैं, कोई नेचुरल नंबर ले रहे हैं। जो भी हमने आइडेंटिटी सीखी है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी द होल क्यूब, उसके आगे की सब बेसिकली ये आप स्टेटमेंट से मिल जाएगा आपको। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? जो हमने सीखा था क्या रहता है, स्कूल में भी सीखा था, ए प्लस बी द होल स्क्वायर या ए प्लस बी द होल क्यूब, बेसिकली ये आप इधर से ही मिला है। ठीक है, यहाँ पे किसी स्टूडेंट ने हैंड रेज किया है क्या, मैं चेक कर लेती हूँ। समझ में आया स्टूडेंट? ये प्रूफ क्या हो। और स्टूडेंट यहाँ पे जो आ रहे हैं ना, यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व कीजिए आप ध्यान से, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये देखो, ये जो पहली टर्म है nc0 इंटू एक्स टू द पावर n y टू द पावर 0, मतलब क्या हो रहा है, टर्म वाइज अगर हम देखेंगे अच्छे से, x की पावर आपका अभी क्या हो रहा है, डिक्रीज होना स्टार्ट हो रहा है। पहले टर्म में x का पावर है n, दूसरे टर्म में x का पावर है n-1, तीसरी टर्म में x का पावर है n-2। ठीक है, x का पावर डिक्रीज हो रहा है। और अगर y की पावर की बात की जाए स्टूडेंट, देखिए पहले टर्म में y का पावर था 0, दूसरे टर्म में y की पावर है 1, तो y का पावर क्या हो रहा है, इंडेक्स आपका इंक्रीज हो रहा है। ये वाली बात आपने ऑब्जर्व करी अच्छे से? स्टूडेंट प्लीज बताइए यस या नो। यस मैम। ओके स्टूडेंट, यस मैम। तो यहाँ पे स्टूडेंट में क्या बोल रही है, जो ये nc0 nc1 जो ये नोटेशन है ना, इनको हम बाइनोमियल कोएफिशिएंट बोलते हैं। और यहाँ पे जो भी है, अच्छा ये टर्म आपको पता चल गया, पहला टर्म है nc0 इंटू एक्स टू द पावर n इंटू वाई टू द पावर 0। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखेंगे तो दो वेरिएबल हमने यूज किए एक्स एंड वाई। तो अगर आप ये टर्म की इंडेक्स की बात करें या डिग्री की बात की जाए, तो वो टर्म का डिग्री आपका क्या रहेगा, n रहेगा, क्योंकि हमने बाइनोमियल एक्सप्रेशन का पावर होल रेज टू पावर n लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे पूरे टर्म की अगर मैं इंडेक्स की बात करूं तो स्टूडेंट वो हो जाएगा n। कैसे, देखिए पहले टर्म में x रेज टू पावर n इंटू वाई टू द पावर 0 है। ठीक है, तो आप पूरे टर्म का अगर मैं इंडेक्स की बात करूं तो मतलब जो भी वेरिएबल प्रेजेंट है उनका इंडेक्स ऐड करना है, n प्लस 0 n आया। ठीक है, उसके बाद देखिए सेकेंड टर्म में n-1, ये x का इंडेक्स है, y का इंडेक्स की बात करें 1, तो उनका भी एडिशन आपको n मिल रहा है। मतलब जितने भी टर्म मिल रहे हैं ये एक्सपांशन में, उसमें अगर जो वेरिएबल प्रेजेंट है उनके इंडेक्स को अगर आप ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, n। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई एवरीवन? यस या नो प्लीज बता दीजिए। ओके, तो यहाँ पे जस्ट ये लिख लेते हैं। अच्छा यहाँ पे स्टूडेंट जो मैंने चीज लिखा है, यहाँ पे हम ये जो लिखा है x प्लस वाई होल रेज टू पावर n इज इक्वल टू दिस, तो आप यहाँ से एक चीज ऐसा लिख सकते हो, इन जनरल अगर मैं बोलूं कि ये आपके पास बाइनोमियल एक्सप्रेशन होल रेज टू पावर n है, तो आप यहाँ पे जनरल टर्म ऐसा लिख सकते हो tr+1। ठीक है, ये नोटेशन हो गया, और इसको आप बेसिकली यहाँ से ऑब्जर्व कर लीजिए सिग्मा के नोटेशन में जो मैंने लिखा है। सो दिस इज इक्वल टू ncr इंटू एक्स टू द पावर n-r इंटू वाई टू द पावर r। ठीक है, ये वाली बात समझ में आई, ये जनरल टर्म हो गया। और यहाँ से r की वेयर r इज टेकिंग वैल्यू, वेयर r इज टेकिंग वैल्यू फ्रॉम 0 से लेके लास्ट वैल्यू जो ले रहे हैं r है वो n। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ से और चीज लिखना है, यहाँ पे हमें क्या लिखेंगे, nc0 nc1 nc2, ये जो नोटेशन है अप टू ncn, ये है, इनको हम बोलते हैं बाइनोमियल कोएफिशिएंट। ठीक है, बाइनोमियल कोएफिशिएंट। ठीक है, आर कॉल्ड बाइनोमियल कोएफिशिएंट। स्टूडेंट किसी को कुछ डाउट रहेगा तो प्लीज पूछिए। और ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट का वैल्यू कैसे आया वो भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताती हूँ। वो जो आपने एक वर्ड सुना होगा पास्कल ट्रायंगल, बेसिकली इनकी जो वैल्यूज, एक तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया, लेकिन आती कहाँ से है यहाँ पे वो भी मैं आपको डिस्कस करने वाली हूँ, बाइनोमियल कोएफिशिएंट। सो ये जो नोटेशन है nc0 nc1 nc2 अप टू ncn आर कॉल्ड द बाइनोमियल कोएफिशिएंट। स्टूडेंट समझ में आ रहा है कि नहीं, प्लीज बताइए। ठीक है, तो आज के लिए इतना कंप्लीट करते, बाकी के जो इसके ऊपर जो ऑब्जर्वेशन जो मैंने बात करी वो एक काम करते कल के लेक्चर में हम लिख लेंगे। ठीक है, तो आई होप इतना समझ में आया होगा सबको। ये स्टेटमेंट बहुत इजी है। उसका प्रूफ की बात की जाए स्टूडेंट, प्रूफ आता है मैथमेटिकल इंडक्शन से। याद है आपने अगर स्कूल में सीखा होगा, मैथमेटिकल इंडक्शन एक चैप्टर रहता है बेसिकली, तो उसमें होता क्या, कुछ भी स्टेटमेंट अगर आपको प्रूफ करना रहता है
तो उसको हम Pn ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। n आपका नेचुरल नंबर होता है, तो वो अगर आपको प्रूव करना है कोई स्टेटमेंट सारे नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है, तो पहले तो आप बोलते हैं कि जो सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है 1 के लिए ट्रू होना चाहिए। फिर आपने कोई रेंडमली नेचुरल नंबर k लिया है, तो अगर आप बोल रहे k के लिए ट्रू है, तो k+1 नेचुरल नंबर के लिए भी ट्रू होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये प्रूफ इसका बहुत बड़ा है, एग्जाम में प्रूफ इम्पोर्टेंट नहीं है, तो यहाँ पे मैं इसका प्रूफ नहीं कराने वाली हूँ। ये जो स्टेटमेंट का एक्सपांशन कैसे आया, जो मैंने यहाँ पे लिखा है x+y⁴n, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपको जो एक्सपांशन है अच्छे से प्रैक्टिस करना है, लेकिन इसका प्रूफ क्या है, मैथमेटिकल इंडक्शन से होगा। अगर किसी को इंटरेस्टेड है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज ये आपको मेन क्या है, मेन स्टेटमेंट पता होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। तो बाकी का जो इसके ऊपर जो ऑब्जर्वेशन की बात की जाए वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। जो मैंने यहाँ पे स्टूडेंट TR+1 लिखा है, ये क्या है, इन जनरल अगर आपको पूछे कि जो बाइनोमियल एक्सपांशन में जो टर्म है वो कैसे लिखेंगे, तो आप ऐसा लिख सकते हो TR+1। और एक चीज यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे, बेसिकली जो एक्सपांशन में जितनी टर्म मिल रही है, कितनी मिल रही है स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, देखो यहाँ पे जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट की बात करें, NC0, NC1, NC2, ये जो है अप टू NCN ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट है। तो एक चीज याद रखना स्टूडेंट, जब भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन है उसका होल रेज टू पावर n किया है, n आपका नेचुरल नंबर है, तो आपको ये एक्सपांशन में n+1 टर्म्स मिलेगी। मतलब ये जो इन जनरल मैंने लिखा है यहाँ पे कितने टर्म्स है, n+1। और बाकी जो ऑब्जर्वेशन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछिए। आई होप समझ में आया होगा सबको ये वाली बात। यस मैम। ओके स्टूडेंट, तो मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयरिंग बंद किया है, एंड 1 सेकेंड।